हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योतिका हमेशा से ही अपना काम वास्तु शास्त्र के अनुसार किया करती थी, जिसके चलते वो अपने घर में कोई ना कोई पूजा करवाती ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने ससुराल में शांति पूजा करवा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद जब पंडित जी उनके घर में रखे नीले रंग के सोफे को देखते हैं तो कहते हैं, बेटा ये क्या है? क्या हुआ पंडित जी, कोई गलती हो गई क्या? बेटा ये नीला सोफा रखना बहुत अशुभ है, तेरे घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। फिर चाहे कितनी भी शांति पूजा क्यों न करवा ले, घर में अशांति और कलेश रहेगा। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। मैं आज के सोफा घर के बाहर करवा दूंगी। बहुत अच्छे बेटा, ये सोफे तू हमारे आश्रम में रखवा दे। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। हरिओम, सदा खुश रहो बेटा। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी ज्योतिका बाहर से कुछ लोगों को बुलवाकर अपने घर से वो नीले रंग का सोफा निकलवाकर पंडित जी के आश्रम भिजवा देती है। कुछ देर बाद जैसे ही ज्योतिका की सास हेमा और पति सनी घर आते हैं तो हेमा बोलती है, बहू घर का नया सोफा कहाँ गया? माँ जी वो तो मैंने घर के बाहर निकलवा दिया। निकलवा दिया का क्या मतलब होता है? माँ जी आज पंडित जी शांति पूजा करने के लिए घर आए थे। उन्होंने बताया कि घर के वास्तु शास्त्र की अकॉर्डिंग नीले कलर का सोफा घर में कलेश और अशांति का कारण बन सकता है, इसीलिए मैंने उसे पंडित जी के आश्रम भिजवा दिया। ज्योतिका, तुम्हारे इस वास्तु ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया है क्या? जानती भी हो वो सोफा मैंने खास ऑर्डर करके बनवाया था और तुमने 1 मिनट में घर से बाहर निकलवा दिया, वो भी बिना पूछे। इसमें पूछना क्या है? आप जानते हैं ना मैं वास्तु शास्त्र में कितना यकीन रखती हूँ। अपना हर काम हर चीज मैं उसी के हिसाब से करती हूँ, और अगर घर में शांति बनाए रखने के लिए मुझे ये घर ही भेजना पड़ा ना तो भी मैं आपसे पूछूंगी नहीं। देखो ज्योतिका, वास्तु को मानना एक अच्छी बात है। जिंदगी में कुछ चीजों को उसके अनुसार बदलने में ही हर्ज नहीं है, पर ऐसे ही किसी भी ढोंगी बाबा और पंडित के बहकावे में आकर अपनी घर की चीजों को घर से बाहर करना कोई वास्तु नहीं है, बल्कि पागलपन है। समझी तुम? अगर आपको ये सब पागलपन लगता है तो वही सही, लेकिन मैं वास्तु शास्त्र में यकीन करना बंद नहीं करूंगी। छोड़ बेटा, इस मंद बुद्धि बहू को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर हेमा सनी को अपने साथ कमरे में ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। ज्योतिका कभी घर में नींबू मिर्च लगाती तो कभी शीशे पर काला कपड़ा डाल दी थी, कभी घर के कोने में दिए जलाती तो कभी पीतल के बर्तन में खाना खाती तो कभी घर का पैसा अन्नदान में दिया करती। हेमा और सनी ज्योतिका को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ज्योतिका पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन सनी बुधवार के दिन पीले रंग की शर्ट पहनकर ऑफिस जा रहा होता है। तभी ज्योतिका कहती है, हरे राम, ये क्या है जी? क्या हुआ, बोलो। अरे आज बुधवार है, आज आप पर राहु का प्रकोप बना हुआ है। सुबह ही पंडित जी ने मुझे फोन करके बताया और कहा है कि आज आपको पीले रंग का ना तो कुछ पहनना है और ना ही कुछ खाना है। ज्योतिका प्लीज यार, सुबह सुबह अपनी वास्तु की किताब का ज्ञान मत दो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। प्लीज, मैं आपकी पत्नी हूँ ना, मैं आपका बुरा थोड़ी ना सोचूंगी। आप ये पीले रंग की शर्ट बदलकर कोई दूसरे रंग की शर्ट पहन लो ना। देखो मैं लेट हो रहा हूँ, तुम मुझे जाने दो, समझ गई ना? देखिए अगर आपने शर्ट नहीं बदली तो मैं आज सारा दिन खाना नहीं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। क्यों पागलों की तरह जिद कर रही हो? ताकि आप मान जाओ। ठीक है, बदल लेता हूँ कपड़े। खुश? सनी वापस से कमरे में जाता है और पीले रंग की शर्ट को उतारकर एक व्हाइट शर्ट पहनता है और ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। दिन यूं ही गुजरते हैं। ज्योतिका के सर पर वास्तु का ऐसा भूत चढ़ता है कि अब अगर गलती से तेज गैस होने की वजह से दूध उबलकर बाहर निकल जाता, तब भी ज्योतिका पंडित जी को फोन मिला देती और पंडित जी के कहे अनुसार बताए हुए उपाय करने लगती। ऐसे ही एक दिन भरी दोपहर में ज्योतिका हाथों में आटे का बर्तन लिए छत पर जाती है और छत पर फैलाना शुरू करती है। तभी वहाँ उसकी सास आकर कहती है, बहू ये क्या कर रही है? एक तो इतनी भरी दोपहर में तो छत पर आ गई, ऊपर से ऐसे आटा फैला रही है। जानती भी है आटा कितना महंगा हो रखा है। माँ जी आपको पता है
आज एक शुभ मुहूर्त है। आज के दिन दोपहर ठीक 2 बजे 2 किलो आटा चींटियों को खिलाने से रुके हुए सारे काम बन जाएंगे, साथ ही घर में धन भी आएगा। अरे पागल औरत, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने उस ढोंगी पंडित की बातों में मत आया कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं है और घर का अन्न क्यों नाश करने में लगी है। माँ जी, नाश कहाँ कर रही हूँ, भला कर रही हूँ। आप देखना, इन सब से हमें जरूर बहुत लाभ होगा। लाभ का तो पता नहीं, पर अगर 1 मिनट में तू मेरे साथ नीचे नहीं चली ना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, समझ गई। माँ जी, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। वैसे भी मैंने पूरा 2 किलो आटा जमीन पर फैला दिया है। श्री श्री चींटी देवी आकर अब बस इन्हें भोग लगा ले। ज्योतिका की बात सुनकर हेमा को और तेज गुस्सा आता है। दोनों सास बहू छत से नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर भी हेमा ज्योतिका को काफी बुरा भला सुनाती है, पर ज्योतिका पर इस बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन के साथ ज्योतिका का वास्तु का भूत भी और बढ़ता जाता है। अब वो कभी मंत्रों का जाप करती तो कभी साध्वी की तरह भेष धारण करके मंदिर में बैठकर भजन करने लगती। उसकी इन सब हरकतों के चलते आसपास के लोग भी ज्योतिका के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। तो वहीं ज्योतिका को पंडित जो करने को कहता वो उसी को करने में मगन हो जाती। ऐसे ही एक दिन पंडित जी अपने कुछ चेलों के साथ ज्योतिका के घर आकर कहते हैं, हरिओम बेटा। ज्योतिका, तुम अपने परिवार को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार घर की सुख शांति के लिए पाठ किया था, पर मुझे पता चला कि ये घर एक श्रापित जमीन पर बनाया गया है और आने वाला समय तुम्हारे परिवार की मौत लेकर आने वाला है। जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। हम अभी के अभी ये घर खाली कर देंगे। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने समय से हम इस घर में रह रहे हैं, आज तक भूत तो छोड़ो, मुझे कोई डरावना सपना तक नहीं आया। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ये पंडित ढोंगी है। माँ जी, आप हमेशा बहस क्यों करती हैं? जब पंडित जी कह रहे हैं तो बात मान लीजिए ना। हम नहीं रहेंगे यहाँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ज्योतिका इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सनी पुलिस के साथ आता है और पुलिस को देखकर पंडित के पसीने छूट जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब पंडित को गिरफ्तार करके कहते हैं, देखिए ज्योतिका जी, ये कोई वास्तु ज्ञान वाला पंडित नहीं है, बल्कि एक पैसे ठगने वाला ढोंगी है। आज से पहले भी ये आपकी तरह काफी लोगों को वास्तु विद्या के ज्ञान के नाम पर चूना लगा चुका है। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी और आज आपके पति की बदौलत ये पकड़ा गया। इतना कहकर इंस्पेक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। ज्योतिका हेमा और सनी से अपने किए की माफी मांगती है। साथ ही उसे समझ आता है कि वास्तु का ज्ञान होना एक अच्छी बात है, पर वास्तु के नाम पर किसी के हाथों भी बेवकूफ बन जाना बहुत बड़ी मूर्खता। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़े। ये हिम्मत मुझे आपने ही दी है माँ जी। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा किया ही क्या है मैंने तेरे साथ जो तू ऐसा सुलूक कर रही है मेरे साथ? आपको सच में याद नहीं है कुछ भी कि कैसे आपने मुझे हर छोटी छोटी बातों पर जलील किया है? उसे जलील करना नहीं कहते बहू, उसे घर के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के कुछ मूल नियम कहते हैं। मैंने अपने समय में अपनी सास की हर बात मानी थी। अच्छा, आपने की होगी अपने टाइम में ये सारी चीजें, पर मुझे करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? आने दे मेरे बेटे को, फिर बताती हूँ उसे तू कितनी बदतमीज है। अरे आप क्या बताएंगे उन्हें तो मैं बताऊंगी ये सब। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शशांक आ जाता है और उन दोनों को ऐसे लड़ता देखकर उनसे बोलता है, क्या हो रहा है ये सब? बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, ये मुझ पर जुल्म कर रही है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये कैसे हो सकता है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? हाथ तो आपने भी इसका पकड़ा हुआ है माँ। अब मैं किसे कसूरवार मानूं? आप ही बता दो सही कौन है और कौन गलत। आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कि कभी इन्होंने अपनी जबान से सच कहा होगा। देख रहा है ना बेटा तू, कैसी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। आप तो चलाती ही नहीं है जैसे कि। बस बहुत हुआ, जब से आया हूँ अपनी ही चलाई जा रही हो दोनों की दोनों। किसी ने ये भी सोचा है कि मुझे भूख भी लगी होगी या कुछ और बात भी हो सकती है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज आप खाना लेकर नहीं गए थे ना,
बहुत भूख लगी होगी ना, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बातों से ही अपना पेट भर लूंगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर निहारिका वहाँ से किचन में चली जाती है और शशांक के लिए खाना बनाने लगती है। उधर कौशल्या शशांक के कान भरने लगती है। वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मतलब क्या है माँ आपका? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे सिर्फ बातें बनानी आती है मेरे खिलाफ। देखा नहीं तूने कैसे जुबान चल रही थी अभी तेरे सामने? उस मामले में तो आप भी कम नहीं हो माँ। तो क्या हुआ, मैं सास हूँ उसकी, मेरा हक बनता है उस पर चिल्लाने का या कुछ भी कहने का। तो सुनने की भी ताकत रखिए ना माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उसे कैसी कैसी बातें बोलती होंगी। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता या मुझे किसी चीज की खबर नहीं रहती। ये तू क्या बोल रहा है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। आप रहने ही दो माँ। माँ बेटे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ निहारिका आती है और वो शशांक से बोलती है, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। ठीक है, और माँ का खाना? माँ जी का भी लगा दिया है, आप दोनों जाकर खाना खा लीजिए। और तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। भूख नहीं है या खाना बचा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है निहारिका, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ, खाना नहीं बचा है ना? हाँ जी, नहीं बचा है खाना। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? अगर खाना खत्म हो गया है तो साफ साफ बोल दो कि तुमने सारा खाना हम दोनों को दे दिया। अगर मैं ऐसा बोलती तो माँ जी को बुरा लग जाता, इसलिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। देखा माँ, अब तो आप समझ गई ना कि निहारिका आपकी बात का कितना ख्याल रखती है। वो भले ही आपसे कैसे भी बात करे, लेकिन आपकी हर बात का पूरा सम्मान करती है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मुझे सच में नहीं पता था कि बहू ऐसी है। अगर ये मेरी बात को इतना सीरियस लेती तो फिर मुझे इससे बहस ही क्यों करनी पड़ती? बहस ना करूँ तो क्या करूँ? जब देखो आप मुझे यही बोलती रहती हो, बहू पत्नी को हमेशा पति की झूठी थाली में खाना चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। तो मैंने इसमें गलत ही क्या बोला? तू ही बता बेटा, इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? मैं मानती हूँ इसमें ऐसी कोई भी बुरी बात नहीं है, पर बाकी चीजों का क्या जो आप मुझे बोलती रहती हैं? कौन सी बाकी चीजें? मैं आपको याद दिलाती हूँ, लेकिन पहले आप दोनों खाना खा लीजिए, इन्हें बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शशांक निहारिका से बोलता है, आओ तुम भी खा लो। नहीं नहीं, आप खा लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, तो चुपचाप खा लो। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ। फिर शशांक और निहारिका दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। उन्हें साथ में खाना खाता देख कौशल्या को बहुत खुशी होती है। फिर वो निहारिका से बोलती है, अब बता कैसा लग रहा है तुझे बहू? अच्छा लग रहा है माँ जी। देखा, मैं तुझे पहले ही कहती थी, पर तू ही थी जो मेरी बात को नहीं सुनती थी। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी, मुझे प्रॉब्लम है आपकी दूसरी चीजों से। कौन सी दूसरी चीजें? हाँ निहारिका, कौन सी दूसरी चीजें? अरे माँ जी, वही सब जो आप मुझे हर वक्त बोलती रहती हो। लेकिन क्या? थोड़ा सही से तो बता, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों को बताती हूँ। फिर निहारिका उन दोनों को कुछ दिन पहले की बातें याद दिलाती है। वो शशांक से बोलती है, आपको याद है कुछ दिन पहले माँ जी मुझे कुछ करने से मना कर रही थी? हाँ मुझे याद है, लेकिन किस बात के लिए मना कर रही थी ये मुझे नहीं पता। वो मैं आपको बताती हूँ। माँ जी मुझे आधा लीटर दूध को 2 दिन तक चलाने के लिए बोल रही थी। अब आप ही बताइए ये कैसे मुमकिन है? हाँ यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अकेले रहने वाला इंसान भी 2 दिन तक आधा लीटर नहीं चला सकता। फिर हम तो 3 लोग हैं। माँ ये कैसे मुमकिन है, बताना जरा। बेटा, मन में ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम उस आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो तो फिर वो 2 दिन तक चल जाएगा ना। फिर उस दूध को पीने का क्या मतलब रह जाएगा माँ? वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा करने से क्या होगा। और ये छोड़िए, मुझे माँ जी कह रही थी कि रात के 10 बजे के बाद सब्जी लेने जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती मिल जाती है। और नहीं तो क्या बेटा, तुझे तो पता ही है ना इस बारे में। मैंने तुझे रात में कितनी बार सब्जी लेने के लिए भेजा है। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर आपको ये भी जरूर याद होगा कि लेट होने के बाद जब हम बाजार सब्जी लेने जाते हैं तो कैसी कैसी सब्जियां मिलती हैं मंडी में, एकदम सड़ी गली और बेकार, इसलिए तो इतने सस्ते में मिल जाती हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे काम करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप ही माँ जी को समझाते क्यों नहीं, मुझे ये सब करने के लिए ना कहा करें। हाँ माँ, आप इसे ऐसे क्यों बोलती हो? मत बोला करो। मैं इतने कम पैसे भी नहीं कमाता कि हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़े।
बात उसकी नहीं है, मैं तो बस बचत करवाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना आए, बस और कोई बात नहीं है। बाकी तू कहता है तो मैं आज से बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी। मैंने ऐसा भी नहीं कहा माँ कि आप कुछ भी ना कहें, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये चीप बातें मत किया कीजिए, आपको शोभा नहीं देती। वही तो मैं इन्हें यही तो समझाती रहती हूँ, पर ये है कि सुनती ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं बहू को ऐसी कोई भी चीज करने के लिए नहीं कहूँगी। ठीक है माँ जी, चलिए अब खाना हो गया हो तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। वैसे भी आज बहुत बर्तन हो गए हैं। बहू, वो बर्तन धोने वाला साबुन थोड़ा कम इस्तेमाल करियो, जल्दी खत्म ना हो जाए। माँ जी आप फिर से शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रही मैं कुछ भी, जो तुझे करना है तू कर। ये हुई ना बात माँ। इसके बाद कौशल्या निहारिका को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती और साथ ही वो उसका हर अच्छी चीज में साथ भी देती। इससे शशांक भी खुश रहने लगा और उनके घर में अब किसी भी बात को लेकर लड़ाई या बहस नहीं हुआ करती और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज तेज रोशनी से पूरे मोहल्ले को उजागर कर रहा था, लेकिन दृश्या घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी कमरे में उसकी माँ कस्तूरी चाय लेकर आती है और बोलती है, दृश्या उठ, सुबह हो गई, पूरा मोहल्ला उठ चुका है, लेकिन तू अब तक बेसुध होकर सो रही है। अरे माँ क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो ना। दृश्या को ऐसे बोलता देखकर कस्तूरी जल्दी से उसके ऊपर का ब्लैंकेट हटा देती है और उसे झकझोरते हुए उठाती है और उसके बाद दृश्या बोलती है, लो उठ गई, अब मिल गई आपको शांति। ये ले चाय। अरे खाली चाय कैसे पीऊंगी, कोई बिस्किट, नमकीन, ब्राउनीज, अरे कुछ तो ले आओ। उसकी क्या जरूरत है? अरे माँ आपको पता है ना, मुझे उठने के साथ ही भूख लग जाती है। हाँ पता है, लेकिन तेरे इतना खाने का कोई असर तो दिखता नहीं। 10 जनों की खुराक तू अकेले खा जाती है, फिर भी दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही है। माँ अगर मैं थोड़ी पतली हूँ तो क्या आप रोज ऐसे ही मजाक बनाओगी? थोड़ी पतली? अरे जरूरत से बहुत ही ज्यादा पतली है तू, और तुझे देखकर मुझे चिंता हो रही है कि एक दिन कहीं तू छूमंतर ही ना हो जाए। माँ अब आप अपना भाषण बंद करो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। इस तरह दोनों माँ बेटी का वार्तालाप खत्म हो जाता है, जिसके बाद दृश्या कॉलेज के लिए रेडी होती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है, ओह शिट, इस ड्रेस में तो मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे ऐसा बनाने से तो अच्छा था कि तू मुझे गायब ही कर देता, कम से कम मेरे पतलेपन के खिल्ली तो ना उड़ाते सब। दृश्या जरूरत से काफी ज्यादा पतली थी। रेडी होने के बाद वो जल्दी से कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी सहेली रिचा और डायना उसका इंतजार कर रही होती है और दृश्या बोलती है, सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे दृश्या तू रोज रोज यही बहाना क्यों करती है? तू चाहे ना तो 1 मिनट में कॉलेज पहुंच सकती है। वो कैसे? अरे यार तेज हवा के झोंके से, बस फिर क्या, तू उड़ती फिरती हो यहाँ 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में मिलेगी। अच्छा डायना, तो तू एक काम करना, तेरा नाम तो डायन है ना? डायन नहीं, डायना नाम है मेरा। अरे क्या फर्क पड़ता है, डायना हो या डायन, एक जैसे ही लगते हैं ना सुनने में। एक काम कर, तू अपने ना जादू से मुझे मोटा कर दे, लेकिन उससे पहले तू अपने इस कद्दू जैसे मोटापे को थोड़ा कम कर ले। दिन पर दिन गुब्बारे जैसी फूलती जा रही है, किसी दिन ना तू फट जाएगी। अरे दृश्या, तेरा नाम तेरे पेरेंट्स ने क्या सोचकर दृश्या रखा है? दृश्या नाम तुझे सूट नहीं करता, क्योंकि तू तो अदृश्य होती जा रही है। देख कितनी सूखती सी जा रही है। यार रिचा, कुछ लोग ना ओझल होने के लिए ही बने हैं, जैसे ये सूखे कांटे जैसी दृश्या। सुनो आगे से मुझसे पंगा मत लियो दृश्या, वरना मैं तुझे अपनी पावरफुल फूंक से उड़ाकर फेंक दूंगी। इस तरह तीनों हंसी मजाक करके कॉलेज क्लास को अटेंड करती है, जहाँ दृश्या अपने मन में बोलती है, डायना आज जो तूने मेरा मजाक बनाया है ना, उसका तो मैं तुझसे ऐसा बदला लूंगी ना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन तीनों सहेलियां कॉलेज खत्म होने के बाद घर की तरफ आ ही रही होती है कि तभी रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और तीनों ग्रीन लाइट होने का वेट करती हैं। तभी दृश्या बोलती है, यार मैं और वेट नहीं कर सकती ग्रीन लाइट होने का, टाइम है तो मैं क्रॉस कर रही हूँ। रिचा तू भी आजा। जरूरत से बहुत ज्यादा पतली होने के कारण दृश्या 2 गाड़ियों के बीच में से निकलकर फटाफट रोड क्रॉस करती है, जिसके बाद रिचा भी यही करती है और तभी डायना बोलती है,
इन दोनों को क्या लगता है कि मैं ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकती? अभी करके दिखाती हूँ, ज्यादा मोटी नहीं हूँ मैं। डायना जोश में आकर दो गाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने मोटापे और भारी शरीर के कारण वो बीच में ही फंस जाती है और चारों तरफ के लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और गाड़ियों के बीच फंसी डायना हाथ देते हुए रोड क्रॉस करती है और रिचा बोलती है, अरे तू पागल है क्या? जब तुझे पता है कि तू इतनी मोटी है तो फिर क्या जरूरत थी सुपरमैन जैसे एक्शन करने की? खिल्ली उड़ गई ना तेरी। जैसी करनी वैसी भरनी, भैंस कहीं की। अब मेरा बदला पूरा हो गया। दृश्या को हंसता देखकर डायना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, देख रिचा, मेरा मजाक उड़ता देखकर कैसे इसके दांत निकल रहे हैं। अरे किसने कहा था मेरी नकल करने के लिए? देखा पतलेपन के कितने फायदे हैं। जरा सी जगह में से भी मैं आराम से निकल गई, लेकिन तू वहीं फंस गई। अब दोबारा ना ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना ऐसे ही मजाक बनता रहेगा। इस तरह तीनों अपने अपने घर चली जाती है और दृश्या जैसे ही अपने घर के दरवाजे के अंदर जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन चिंता उससे बोलती है, ओ सूखी सखी, तुहार अम्मा कहाँ है? आंटी जी, मेरा नाम दृश्या है। अरे ये का पहनी हो, ये तुम पर जरा भी नहीं जच रहा। अरे बिटिया, तनिक कुछ खा पी लिया करो। हम कह रहे हैं किसी दिन को न तेज तूफान आया ना तो तुमको उड़ाकर दूर ले जाई और फिर तुम्हार लापता होने के पोस्टर दीवार पे लग जाएंगे। इस तरह लगातार दृश्या को उसके पतलेपन के कारण मजाक का पात्र बनना पड़ता है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती है। जिसके बाद एक दिन जब वो सुबह उठती है तो उसे जोरों की ठंड लगती है और वो अपने कबर्ड में से एक साथ 2-4 स्वेटर निकालकर पहन लेती है और शीशे के सामने खुद को देखकर बोलती है, ओ तेरी, आज मैं मोटी लग रही हूँ। मेरा पतलापन बिल्कुल नहीं दिख रहा। माँ को जाके दिखाती हूँ। त्रिशा जल्दी से नीचे आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना मेरी तरफ। माँ, अरे वाह बेटा, आज तो तू कुछ हद तक दिख रही है, लेकिन ऊपर तूने इतने सारे कपड़े पहने पर तेरे पैर कितने पतले नजर आ रहे हैं, जैसे कि पोलियो हो गया हो। इसका भी इलाज है मेरे पास। त्रिशा जल्दी से कमरे में आकर अपनी अलमारी से 3 जैगिंग निकाल कर पहन लेती है, जिसके बाद वो खुद को बोलती है, आज तो मैं कुछ हट के दिख रही हूँ। क्या हुआ अगर थोड़े कपड़े ज्यादा पहन लिए तो? कोई नहीं, हैंड पे तो है ना। इस तरह दृश्या एक बार में ढेर सारे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी दोनों सहेली एक बार फिर से उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, अबे ये क्या कारनामा करके आई है? पूरे मोहल्ले के कपड़े अकेले ही पहन लिए क्या तूने? छोड़ ना यार, अच्छा ही है। कम से कम इसकी ये 206 हड्डियाँ आज गिनती में तो नहीं आएंगी और आज ये सूखी की जगह हरी भिंडी लग रही है। दोनों उसका मजाक उड़ा ही रही होती है कि तभी दृश्या बोलती है, तो मुझे आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए। तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? भी पहन लो। इतना बोलकर दृश्या क्लास में चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक साहिल नाम का लड़का बोलता है, ये इतने सारे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो मैडम? लगता है पूरे दुनिया की ठंड तुम्हें ही लग रही है। रुको तो जरा गिनती तो करने दो कितने कपड़े पहने हैं। अरे कहो तो कंबल ले आऊं अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो। त्रिशा उसकी बातों को अनसुना करके जल्दी जल्दी चलने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता है और दृश्या हर रोज अपने पतलेपन को छुपाने के लिए जरूरत से काफी ज्यादा गिनती में कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करती। और एक दिन जब वो अपने कॉलेज से घर आती है तो उसकी पड़ोसन चिंता एक बार फिर उसे बोलती है, अरे का बात दृशा, 2-4 दिन में तू तो एकदम मोटी हो गई। अच्छा ये सब कपड़ा काहे पहनी हो रे? तुमको ज्यादा जाड़ा लग रहा है या तुहार मम्मी पापा ने कपड़े का दुकान खोल लिया है? अरे चिंता आंटी, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पतली दिखती हूँ तो आप मेरा मजाक बनाती हैं, मोटी दिख रही हूँ तो भी आप मेरा मजाक बना रही हैं। अरे आपको मजाक बनाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अपने काम में ध्यान दीजिए। ओ दादा रे, काहे खिसियानी बिल्ली की तरह पड़ रही हो बिटिया? अच्छा तुमको जाड़ा लागत है तभी तुम इतने कपड़े पहनी हो। अरे कोनो डॉक्टर, वैद्य, किसी घरेलू नुस्खे को आजमा लो, तुम मोटी हो जाओगी। इतना बोलकर चिंता वहाँ से चली जाती है और दृश्या
फटाफट अपनी माँ से पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और अपने पतलेपन की पूरी समस्या बताती है, जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, मिस दृश्या, इट्स नॉर्मल, आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर आपको मोटा होना है तो ये सभी डाइट्स फॉलो करनी होगी। इससे आप 2-3 महीने में इस पतलेपन से थोड़ी मोटी हो जाएंगी। त्रिशा घर आकर डॉक्टर की बताई सलाह के अनुसार फ्रूट, नट्स, बॉइल्ड आलू, घी, शहद आदि सब खाती है और अपने वेट को हर वीक चेक करने लगती है। गुजरते समय के साथ त्रिशा का वजन बढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे अपने जरूरत से ज्यादा पतलेपन की समस्या और ढेरों कपड़े पहनने की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और वजन बढ़ने के बाद त्रिशा अपने नाम की तरह ही सभी को दूर से दिखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।